गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक था अमीनो एसिड एंड प्रोटीन यानी अमीनो अम्ल व प्रोटीन, इसके कुछ टॉपिक्स कंप्लीट किए थे, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डीएल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अमीनो एसिड यानी कि अमीनो अम्लों का डीएल कॉन्फ़िगरेशन या डीएल विन्यासीकरण। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या था डीएल कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ इतना था कि जो हमारा कार्बन होता है, जो एसिमेट्रिक कार्बन होता है हमारा अमीनो अम्ल में पाया जाता है। अब एसिमेट्रिक कार्बन या असममित कार्बन कौन सा होगा, याद करिए, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसियाँ जो होती हैं, जो चारों संयोजकताएँ होती हैं, वो किसी डिफरेंट एटम और मॉलिक्यूल से सेटिस्फाइड होती हैं, यानी कि उनसे जो है विभिन्न प्रकार के परमाणु या अणु जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन के एक वैलेंसी NH2 से जुड़ी हुई है, एक बॉन्ड जो है वो COH ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन से, और एक तरफ कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। यहीं पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इस एल्किल ग्रुप में R की जगह अगर आप हाइड्रोजन लगा देते हैं तो ये अमीनो अम्ल, ये अमीनो एसिड जो है वो बन जाता है हमारा ग्लाइसिन। लेकिन उस केस में क्या होगा कि कार्बन की दो वैलेंसियां जो होंगी वहां पर सेम एटम हाइड्रोजन, समान परमाणु हाइड्रोजन आ जाएगा, तो उस कंडीशन में ये एसिमेट्रिक कार्बन यानी कि असममित कार्बन नहीं रहेगा, क्योंकि असममित होने के लिए कार्बन के चारों बॉन्ड में डिफरेंट एटम या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होने चाहिए। इसीलिए इन्होंने थ्योरी में भी कहा है कि एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल द अमीनो एसिड्स हैव एसिमेट्रिक कार्बन एटम। ग्लाइसिन को छोड़कर सभी अमीनो अम्ल में असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। अब जो असममित कार्बन परमाणु होगा, जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होगा, वो डिसाइड करेगा कि ये डी कॉन्फ़िगरेशन है कि एल कॉन्फ़िगरेशन। वो कैसे? अगर आपका NH2 ग्रुप, अगर आपका अमीनो ग्रुप राइट हैंड साइड में है यानी कि दाईं तरफ है, तो वो क्या होगा? डी कॉन्फ़िगरेशन होगा, यानी कि वामवर्ती उसमें ध्रुवण गुणांक होगा। और अगर ये लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट से याद रखिएगा L, यानी कि लेवो रोटेशन शो करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर D फॉर्म और L फॉर्म, D से राइट और L से लेफ्ट में NH2 ग्रुप होना चाहिए, उससे डीएल कॉन्फ़िगरेशन आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन अमीनो एसिड इज पेप्टाइड बॉन्ड, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड एंड प्रोटीन। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पेप्टाइड बंध, पेप्टाइडों से बने हुए पॉलीपेप्टाइड, एवं इन्हीं पॉलीपेप्टाइडों को हम प्रोटीन कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड। आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम सुना होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि तब बनता है जब हाइड्रोजन के आसपास कोई ऐसा परमाणु, कोई अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि विद्युत ऋणात्मक परमाणु आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन होता था वो क्या होता था? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता था, यानी कि जो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता था उसकी तरफ वो शिफ्ट हो जाता था। आपको एक छोटे से एग्जांपल से अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ इस डायग्राम को देखकर शायद कुछ बच्चों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि हाइड्रोजन बंध के बारे में याद आए कि यहाँ पर होता है कि जब हाइड्रोजन जो है किसी ऐसे एटम से जुड़ा होता है जो विद्युत ऋणात्मक है, अधिक विद्युत ऋणात्मक है, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उस कंडीशन में होगा क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है कैसे बनता है? ये बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के वजह से, यानी कि जब दो परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्या किया होगा? एक इलेक्ट्रॉन साझा किया होगा। पर क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता हाइड्रोजन से ज़्यादा होने की वजह से जो वो शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, जो साझा किया हुआ इलेक्ट्रॉन है, वो थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा क्या हो जाता है? अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव, यानी कि ऑक्सीजन पर आंशिक रूप से ऋण आवेश और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से धन आवेश आ जाता है। ये इस तरह से आप डेल्टा, ये डेल्टा का सिंबल है, एस मत समझिएगा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस आप साइन देख रहे हैं, ये आपका डेल्टा प्लस है, डेल्टा माइनस है, तो ये पार्शियली नेगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव। अब जब ये पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि आंशिक रूप से धन आवेश और ऋण आवेश आ गया, तो इसके बाद क्या होता है कि जब इस तरह के दो परमाणु या दो जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो दो अणु होंगे वो जल के, या जो दो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, एक दूसरे के संबंध में आएंगे, एक दूसरे के साथ आएंगे, तो जो ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है एक अणु के, वो दूसरे अणु के हाइड्रोजन पर जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि यहाँ पर जो आंशिक ऋण आवेश है वो दूसरे अणु के आंशिक धन आवेश को अपनी तरफ आकर्षित करता है,
और ऐसे आकर्षण के लिए वो अपने बीच ये जो पार्शियली नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव एटम्स होंगे, आंशिक रूप से धन आवेशित और ऋण आवेशित जो परमाणु होंगे, वो अपने बीच एक विशेष प्रकार का बंध बना लेते हैं जिसे हम हाइड्रोजन बंध यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन की वजह से बनने वाला बॉन्ड है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, अगर जिनको नहीं भी पता था तो इसलिए मैंने इसे इतना टाइम दिया है एक्सप्लेन करने के लिए कि आपको ये रिकॉल हो जाए और आपको समझ में आ जाए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बंध एक्चुअली में क्या होता है। जिन्हें नहीं समझ में आया वो फिर से इसको रिपीट करके इस पोर्शन को देख लीजिएगा तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग समझ में आ जाएगी। लेकिन अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, दैट इज़ पेप्टाइड्स एंड पेप्टाइड बॉन्ड। वो क्या होते हैं? तो जिस तरह से अभी आपने वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में यानी कि जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध देखा, ठीक ऐसे ही जब दो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल एक दूसरे के संबंध में, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनके बीच जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह होता है, जैसे कि एक आपका अमीनो अम्ल जो होगा, जो अमीनो एसिड होगा, उसमें एक तरफ क्या होगा, NH2 ग्रुप उपस्थित होगा यानी कि अमीन ग्रुप होगा, और एक तरफ जो होगा उसमें COH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख लिया है NH2CH और ये एल्किल ग्रुप है और ये COH, तो ये एक हमारा क्या हो गया, अमीनो एसिड हो गया। और यहाँ पर हमने दूसरे अमीनो एसिड का फॉर्मूला लिख लिया है NH2CH, R से एल्किल ग्रुप और ये COOH। हमने अपने फॉर्मूले को एक्सपेंड करके लिख लिया, जो हमारे अमीनो एसिड का फॉर्मूला था उसको हमने एक्सपेंड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि मेन एम था जब ये दोनों हमारे जो अमीनो अम्ल हैं, जो अमीनो एसिड हैं, वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो ये वाटर का लॉस करते हैं और कंडेंस हो जाते हैं, यानी कि संघनित हो करके ये दोनों मॉलिक्यूल, ये दोनों अणु आपस में संघनित होकर क्या करेंगे, जल को निकाल देंगे। और यहाँ पर ये जो CO और NH हैं, ये दोनों एक विशेष प्रकार का बंध बनाते हैं CONH, जिसे हम पेप्टाइड बंध कहते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर वाटर का लॉस हुआ और ये जो CO देख रहे हैं और ये जो NH आप देख रहे हैं, ये जा करके यहाँ पर आगे इस रिएक्शन में पेप्टाइड बॉन्ड क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस तरह से CO और NH के बीच में बनने वाले बंध को अमीनो अम्लों में यानी अमीनो एसिड्स में पेप्टाइड बंध यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। हिंदी में देख लीजिए एक बार, अमीनो अम्ल के दो या दो से अधिक समान या भिन्न अणुओं के संघनन से पेप्टाइड बनते हैं। अभी बताया था हमने कि जो अमीनो दो या दो से अधिक जब अमीनो एसिड आपस में क्या होंगे, संघनित होंगे यानी कंडेंस होंगे, तो वो क्या बनाएंगे, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेंगे। एक अमीनो अम्ल का NH2 समूह दूसरे अमीनो अम्ल के COH समूह से क्रिया करके CONH बंध बनाता है। आ गई भी बात, जहाँ पर मैंने आपको शो किया था कि एक जो आपका अमीनो एसिड था, जो एक अमीनो अम्ल था, उसमें जो NH2 ग्रुप प्रेजेंट होगा वो दूसरे हमारे अमीनो अम्ल में प्रेजेंट COH ग्रुप के साथ आपस में कंडेंस होगा, संघनित होगा, अभिक्रिया करेगा और जल का अणु क्या कर देगा, निकाल देगा और खुद क्या बना लेगा, CONH बॉन्ड बना लेता है। और इस CONH बॉन्ड को ही क्या कहते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं। ये देखिए यहाँ लिखा भी है कि जिसमें H2O अणुओं का क्या हो जाता है, निराकरण हो जाता है। इस प्रकार बने CONH बंध को पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध भी कहते हैं। एमाइड क्यों? क्योंकि आपका जो NH2 ग्रुप होता है वो अमाइड से एक्चुअली बनता है, इसलिए इसको पेप्टाइड बॉन्ड या एमाइड बॉन्ड यानी पेप्टाइड बंध या एमाइड बंध कहेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट डू यू मीन बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स और व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, हाउ द पेप्टाइड बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। पेप्टाइड बंध से आप क्या समझते हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। तो आपको ये अपने वर्ड्स में डेफिनेशन लिखनी होगी और यहाँ पर ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ये आपको शो करनी होगी। रिएक्शन बहुत सिंपल, एक बार फिर से देख लीजिए। ये आपका एक अमीनो अम्ल का मॉलिक्यूल है जिसमें हमने क्या लिया है, पहले वाले अमीनो अम्ल का हमने COH ग्रुप ले लिया और यहाँ पर ये दूसरा अमीनो अम्ल आपका जो गिवन है इसका हमने NH2 वाला जो ग्रुप है वो पार्ट ले लिया। तो NH2 का जो H है और COH का जो OH है, ये दोनों आपस में मिलकर क्या करेंगे, वाटर का लॉस कर देंगे। और जब ये वाटर का लॉस यहाँ पर देखिए कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, CO और NH आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। और इस स्पेशल टाइप के बॉन्ड को ही पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड बंध कहते हैं।
अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए तो यहाँ पर पेप्टाइड बंध के साथ साथ डाई पेप्टाइड लिखा हुआ है। इस डाई पेप्टाइड का मतलब ये है, डाई का मतलब होता है दो, यानी कि जब दो अमीनो अम्ल के बीच में, दो अमीनो एसिड्स के बीच में जब इस तरह का पेप्टाइड बॉन्ड बनता है तो उसे डाई पेप्टाइड कहते हैं। 3 के बीच में बनेगा तो ट्राई पेप्टाइड कहेंगे, 4 के बीच में बनेगा टेट्रा पेप्टाइड कहेंगे। लेकिन नॉर्मली जब ये बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि प्रोटीन हमें बनानी है, अमीनो अम्ल मिल करके ही, अमीनो एसिड्स मिल करके ही प्रोटीन फॉर्म करते हैं, तो जब प्रोटीन बनानी होगी तो उसके लिए हमें कई सारे अमीनो अम्ल को क्या करना पड़ेगा, आपस में कंडेंस कराना पड़ेगा, आपस में संघनित कराना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में ये पेप्टाइड बॉन्ड क्या कहलाते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स। देख लेते हैं। जब अल्फ़ा अमीनो अम्ल के 2, 3, 4 अणु पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं तो इन्हें क्रमशः डायपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड कहते हैं। परंतु जब अल्फ़ा अमीनो अम्ल के असंख्य अणु, असंख्य माने नंबर, बहुत सारे नंबर्स में होंगे जब, तो उन अणुओं को मतलब वो जब पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होंगे तो उन अणुओं को क्या कहेंगे, पॉलीएमाइड या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। यानी कि तब उनका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। अब ये ध्यान रखिएगा कि जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए जो अमीनो एसिड्स या अमीनो अम्ल आपस में अटैच्ड होंगे वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे समान अमीनो अम्ल ही आपस में जुड़ें। अगर आपको पॉलीमर याद हो तो मैंने आपको 2 तरह के पॉलीमर पढ़ाए थे, होमोपॉलीमर एंड हेट्रोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जिनको सम बहुलक कहा जाता है, और जो हेट्रोपॉलीमर होते हैं इन्हें विषम बहुलक हिंदी में कहते थे। सम पॉलीमर क्या होता है, जिनमें जो हमारी मोनोमर यूनिट होती थी, जो इकाई होती थी, सिंगल यूनिट जो होती थी पॉलीमर्स की, वो समान होती थी। और जो हेट्रो होते थे उनमें क्या होते थे, 2 अलग अलग टाइप के मोनोमर यूनिट्स या एकलक आपस में जुड़कर बहुलकों का निर्माण करते थे। तो यहाँ पर भी जो ये पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड है, हो सकता है कि वो समान अमीनो अम्ल के बीच में बन रहे हो या फिर असमान अमीनो अम्ल के बीच में बन रहे हो। एग्जाम्पल देख लेते। ये यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ये एक आपका अमीनो अम्ल जिसका नाम है एलानीन। कब बनता है, जो यहाँ पर एल्किल ग्रुप, आप आर जो देखते थे, आप अपने फॉर्मूले में जो आर देखते थे, तो आर की जगह आप CH3 मेथिल ग्रुप लगा दो तो एलानीन बन जाता है। और मैंने आपको बताया था कि उसी कार्बन में आप क्या लगा दो, आर की जगह हाइड्रोजन लगा दो। तो देखो यहाँ CH के साथ यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जोड़ दोगे तो ये CH2 बन जाएगा, तो इसका नाम ग्लाइसिन बन जाता है। और वहीं पर आप आर की जगह क्या लगा दो, C6H5 फेनिल ग्रुप लगा दो तो ये फेनिल एलानीन बन जाता है। तो ये यहाँ पर 3 उन्होंने डिफरेंट टाइप के क्या लिए हुए हैं, अमीनो अम्ल लिए हुए हैं, आपको यही समझाने के लिए कि जो पॉलीपेप्टाइड हो सकते हैं वो समान अमीनो अम्ल और असमान अमीनो अम्ल, यानी कि सेम अमीनो एसिड्स और डिफरेंट अमीनो एसिड्स के बीच में भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए सांकेतिक अक्षर, यानी कि आपको हिंट जो दिए हुए हैं वर्ड्स के फॉर्म में, एला ग्लाइफे, एला मीन्स एलानीन, ग्लाय माने ग्लाइसिन, और जो फे है वो फेनिल एलानीन के लिए यूज़ किया गया है। तो ये आपका एक पॉलीपेप्टाइड का एग्जाम्पल है। अब देखिए प्रोटीन किसे कहते हैं, तो कह रहे कम अमीनो अम्ल, मान लो लगभग 10 अमीनो अम्ल आपस में जुड़े हैं, तो इनकी श्रृंखलाओं से बने जो अमीनो अम्ल होंगे, जो पेप्टाइड होंगे, उन्हें ओलिगोपेप्टाइड कहा जाता है। तथा इससे अधिक अमीनो अम्ल अणुओं से बनी श्रृंखला को पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कहते हैं। इन शॉर्ट, जब केवल आपके 10 अमीनो एसिड्स आपस में अटैच्ड होंगे तो उन्हें सिर्फ आप ओलिगोपेप्टाइड कहेंगे। जैसे आपने अभी पढ़ा डायपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रोपेप्टाइड, करते करते ओलिगोपेप्टाइड, कहाँ तक, जब तक 10 होंगे। लेकिन जब आप 10 से ज़्यादा लेते हैं, और एक चीज़ ये भी है कि एक प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए मिनिमम 20 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस कंडीशन में आप 10 से अधिक ले रहे हैं, यानी कि 20 ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, तब उनको क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कहते हैं। तो प्रोटीन और कुछ नहीं है, प्रोटीन आप इन शॉर्ट या सामान्य भाषा में इसे कह सकते हैं कि ये जो आपके अमीनो अम्ल जो होते हैं उनका एक बहुलक होता है, यानी कि प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स विच आर फॉर्म्ड बाय पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड। जो कब बनते हैं, जब पॉलीपेप्टाइड बंध बनता है। यहाँ पर प्रोटीन के इंट्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई जो आपको जनरल चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर का एक अभिन्न अंग है। हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, हमारे जो न्यूट्रिशन होते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होता है। और जो आप खाना खाते हैं जैसे दाल है, मछली है, मूंगफली है, मांस है, इनमें ये प्रेजेंट होता है। पनीर वगैरह जो होता है या सोयाबीन, ये इनके मुख्य स्रोत माने जाते हैं।
और ये जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ एक यौगिक है। अगर केमिकली बात करें तो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना हुआ एक केमिकल कंपाउंड है, जिसका यूज़ क्या है हमारी बॉडी में, रिपेयरिंग का। मेन फंक्शन होता है रिपेयरिंग का और ग्रोथ का, यानी कि आपकी जो ग्रोथ्स होती हैं बॉडी की, जो शरीर की जो संरचनाएं बढ़ती हैं वो प्रोटीन की वजह से बढ़ती हैं। साथ ही बॉडी में कहीं कुछ टूट फूट जाए, मीन्स चोट लग जाती है कई बार, या इंटरनल आपके जो सेल्स जो होती हैं, आंतरिक जो कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनमें कोई क्षति आ जाए तो उनको बदल कर नई कोशिकाएं लाना, न्यू सेल्स को अराइज करना, ये काम भी प्रोटीन का होता है। एक और चीज़ आपको शायद पता होगी कि जो आपके हेयर्स होते हैं और जो आपके नेल्स होते हैं वो भी एक प्रोटीन ही होते हैं। केराटिन नाम होता है उस प्रोटीन का, और इन्हें डेड सेल्स भी माना जाता है। इसीलिए जब आप नाखून काटते हैं तो आपको पेन नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, लेकिन जब तक वो आपकी स्किन से अटैच रहेंगे, जो नाखून, जो नेल्स हैं, वो जब आपकी स्किन से अटैच रहेंगे, आप उन्हें अगर कट करोगे तो आपको पेन होगा। और नहीं विश्वास है तो आप अपने नेल्स को जहाँ से वो स्किन से जुड़े हुए हैं आपकी, आप कट करके देख भी सकते हैं। तो प्रोटीन्स आर सिंपली मोस्ट एब्यूडेंट बायोमोलिक्यूल्स फाउंड इन लिविंग बींग्स। मोस्ट एब्यूडेंट माने ज़्यादातर यही पाया जाता है हमारे लिविंग बींग्स में। और हमारी बॉडी में पहुँचता कैसे है, दे आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। देयर चीफ सोर्सेज आर मिल्क, चीज़, पल्सेज, नट्स, मीट, फिश एटसेट्रा, एंड they are present in almost all the parts of body and serves as basis for structural and functional unit of life। जो आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, यानी स्ट्रक्चरल माने संरचनात्मक जो होती है, फंक्शनल माने क्रियात्मक इकाई जो है आपके जीवन की, वो क्या है, प्रोटीन है। नेक्स्ट टॉपिक इन प्रोटीन इज सोर्सेज, यानी कि स्रोत क्या होते हैं। तो दो तरह की प्रोटीन होती हैं, एक होती है एनिमल प्रोटीन और एक होती है प्लांट प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन क्या होगी, जो हमें एनिमल से मिलती है। प्लांट प्रोटीन जो हमें प्लांट से मिलती है, यानी पौधों से मिलती है। एनिमल्स से हमें प्रोटीन किन किन चीज़ों में मिलती है, मिल्क में, एग में, चीज़ में, मीट में, फिश में एट्सेट्रा। एंड प्लांट में प्रोटीन्स डिफरेंट पल्सेस, जो अलग अलग दालें होती हैं, या किडनी बीन। किडनी बीन का मतलब यहाँ पे किडनी से नहीं है, किडनी बीन का मतलब होता है वो बीन्स जो किडनी की शेप की होती हैं। आपने खाई भी होंगी, सोयाबीन्स की बात चल रही है यहाँ पर। और इसके अलावा किडनी बीन भी आती हैं। फ्रूट्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल, इनमें जो है प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। और एग के लिए तो हमेशा ही कहा जाता है कि संडे व मंडे रोज़ खाओ अंडे, तो एक एसेंशियल न्यूट्रिशनल फूड है आपका। नेक्स्ट है इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीनों का वर्गीकरण। प्रोटीनों को आप कई आधारों पर जो है डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, जो इसका रासायनिक संरचना होती है, इसके आधार पर आप 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डेराइव्ड प्रोटीन। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के आधार पर आप इसे कर सकते हैं। इसमें आती हैं आपकी फाइब्रस प्रोटीन, जो फाइबर रेशेदार होती है, और दूसरी होती है ग्लोबुलर प्रोटीन। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा था, केराटिन मैंने नाम लिया था। केराटिन इज प्रेजेंट इन स्किन, हेयर्स, नेल्स, वूल, फेदर्स, हॉर्न्स एट्सेट्रा। और ग्लोबुलर प्रोटीन जो होती हैं ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नाम जो सुनेंगे वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, जैसे पेप्सिन आपके स्टमक में प्रेजेंट होती है, जो डाइजेशन में हेल्प करती है। और इंसुलिन जो होता है, और ग्लोबुलिन और हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये ब्लड में प्रेजेंट प्रोटीन होती है, जो कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, यानी कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है उसको पहुंचाने का काम करती है। और जो ग्लोबुलिन है ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट रहती है और इन्फेक्शंस के अगेंस्ट क्या करती है, फाइट करती है। हिंदी में देख लीजिए प्रोटीनों का वर्गीकरण। तो प्रोटीन्स को मुख्यतः निम्न आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है। क्या है वो वर्गीकरण, रासायनिक संगठन के आधार पर, तो ये सरल होगी, संयुग्मी होगी या व्युत्पन्न होगी। और नेक्स्ट आणविक संरचना के आधार पर, जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसके बिहाव पर रेशेदार प्रोटीन हो सकती है और कणिमय या दानेदार प्रोटीन हो सकती है। रेशेदार प्रोटीन में केराटिन, जो कि त्वचा, बाल, नाखून, ऊन, पंख, खुर, सींग, इन सब में पाई जाती है। इसके अलावा मायोसिन और कोलेजन भी होती है, बट इंपॉर्टेंट है आपके लिए केराटिन, जो पूछी जा सकती है एग्जाम में। और जो ग्लोबुलर प्रोटीन होती हैं इनमें होती है हमारी, जैसे कि अमाशय में स्रावित एंजाइम पेप्सिन पाचन में सहायक होता है, जो आपकी पेप्सिन है। और इसके अलावा इंसुलिन है और ग्लोबुलिन है और हीमोग्लोबिन, ये जो होती हैं पाई जाने वाली कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं।
इनको मैंने एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है और हमको क्विक रिवीजन करना था, और ये आपके नोट्स में प्रेजेंट है तो आप इसे रीड कर सकते हैं। कोई इसमें कन्फ्यूज़न नहीं आएगी या इसमें कुछ बहुत समझने वाला नहीं है, क्लियर है। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोटीनों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। बट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के लिए मैंने कहा हुआ है कि ये आपके जब स्कूल ओपन होंगे तो आपको बोर्ड में, या अगर मैं अभी ऑनलाइन ही अगर क्लास चलती है तो मैं बोर्ड पर ही इसका एक्सप्लेनेशन आपको सेंड कर दूंगा। नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इन अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन इज़ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीनों का विकृतीकरण। जो आपका आखिरी टॉपिक है प्रोटीन और अमीनो अम्ल में, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्रोटीनों का विकृतीकरण। ये क्वेश्चन भी जो है फ्रीक्वेंटली यानी कि बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट डू यू मीन बाय डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीनों के विकृतीकरण से आप क्या समझते हैं। एकदम सिंपल है, नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, इतना टैलेंट आप में होना चाहिए कि आप किसी के भी नाम से उसकी डेफिनेशन अपने आप बनाना चालू कर दो। अभी तक इतनी अक्ल शायद आपको आ गई होगी, नहीं आई होगी तो देख लीजिए कैसे हम ये कह सकते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रोटीनों का विकृतीकरण। विकृतीकरण का मतलब क्या होता है, विकृत हो जाना, यानी कि कोई विकार आ जाना, कोई खराबी आ जाना। या इंग्लिश में अगर आप बात करते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, तो डी नेचर का मतलब, डी माने अपोजिट होना और नेचुरेशन माने अपने नेचर के, जो प्रकृति होती है प्रोटीन की उसके विपरीत दिशा में कार्य करने लगना। जो नेचर है प्रोटीन का उसके अगेंस्ट चले जाना। तो देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रोटीन के भौतिक गुणों के साथ साथ जैविक गुणों में परिवर्तन हो जाता है उसे प्रोटीनों का विकृतीकरण कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस बाय विच द प्रोटीन हैज अंडरगो सम फिजिकल as well as some biological changes in its property is called denaturation of protein। देखिए मैंने याद नहीं करी हुई है, मैं आपके सामने ही जो डेफिनेशन लिखी हुई मैं बस उसको रीड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मुझे पता है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है। तो डीनेचुरेशन प्रोटीन का मतलब सिंपली यही है कि किसी भी प्रोसेस के थ्रू, वो प्रोसेस क्या हो सकती है, प्रोसेस हो सकती है हीटिंग का इफेक्ट हो सकता है, यानी कि ताप बहुत अधिक बढ़ जाए। फॉर एग्जांपल आपको फीवर आ जाए, हाई फीवर, उस कंडीशन में आपकी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो विकृत, उनमें कोई विकार आ जाए, डीनेचर आ जाए, है ना। या फिर कोई केमिकल सब्सटेंस आपकी बॉडी में ऐसा चला जाए, कोई रासायनिक पदार्थ आपकी बॉडी में ऐसा चला जाए जिसकी वजह से जो आपकी बॉडी में प्रोटीन प्रेजेंट है उनमें कोई डीनेचुरेशन हो जाए, कोई विकृतीकरण आ जाए, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन या प्रोटीनों का विकृतीकरण। जिसमें जो प्रोटीन होती है वो अपने भौतिक यानी फिजिकल कैरेक्टर और जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो जैविक गुण है, उनमें क्या आ जाता है, उनमें कुछ विकार आ जाने की वजह से वो पहले के जैसा व्यवहार प्रदर्शित नहीं कर पाती है। ये इस स्ट्रक्चर से समझिए। देखिए इसका नेचुरल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, बट कुछ विकृतीकरण आने की वजह से, कुछ डीनेचुरेशन आने की वजह से, किसी अभिकर्मक की वजह से, रिएजेंट मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, कोई केमिकल हो सकता है, हीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसमें विकार आया, ये क्या हो गई, डीनेचर्ड प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई। तो इसी को कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब विकृतीकरण के उदाहरण, आपने डेफिनेशन तो पढ़ ली, इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे दूध में लैक्टिक अम्ल मिलाते हैं। लैक्टिक अम्ल का मतलब जो मिल्क होता है उसमें जब आप दही बनाने की प्रोसेस अगर सबको पता हो तो क्या होता है कि दूध को हल्का मम्मी लोग जो है घर पे गर्म करती हैं, उसके बाद उसमें साइड से चम्मच से क्या डालती हैं, दही जो है आधा चम्मच या थोड़ा सा दही डाल देती हैं, और थोड़ी देर बाद पूरा का पूरा दूध जो होता है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहाँ पे एक्चुअल प्रोसेस क्या हुई, दही में प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। तो जब आपने मिल्क में लैक्टिक एसिड डाला तो होगा क्या, दूध जम जाएगा। यानी कि जो दूध में जो प्रोटीन प्रेजेंट होगी, जो मिल्क में जो आपके प्रोटीन प्रेजेंट थी, वो अब कर्ड में प्रेजेंट होने वाली प्रोटीन में क्या हो गई, कन्वर्ट हो गई। और यहाँ पर जो नेचुरल प्रोटीन थी दूध वाली वो क्या हो गई, उसमें चेंजेस आ गए। तो इस प्रोसेस को ही कहेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यानी प्रोटीनों का विकृतीकरण। अब क्योंकि आप दूध को दही में कन्वर्ट करने के बाद वापस से दही से दूध नहीं बना सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या होगा, इरिवर्सिबल होगी, यानी कि अनुत्क्रमणीय होगी। इसी तरह से दूध का अम्ल की उपस्थिति में स्कंदन करने पर पनीर बन जाना। तो दूध में प्रेजेंट जो प्रोटीन होगी वो अलग होगी, पनीर में जो प्रोटीन होती है वो अलग होगी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे आपने नींबू का रस डाला यहाँ पर, तो एक केमिकल सब्सटेंस देखिए आप ऐड कर रहे हैं, केमिकल सब्सटेंस ऐड करने की वजह से जो दूध वाली जो प्रोटीन है उसका डीनेचुरेशन हो गया, उसका विकृतीकरण हो गया, किसमें, पनीर में। अब यहाँ पर भी देखिए
जो आपकी दुग्ध प्रोटीन होती है, यानी कि जो मिल्क प्रोटीन होती है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? जो आपकी मिल्क प्रोटीन होती है वो कैसी होती है? कणिकामय। कणिकामय का मतलब ये ग्लोबुलर होती है और ये कन्वर्ट हो जाती है रेशेदार लैक्टो एल्बुमिन प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि फाइब्रस प्रोटीन में। तो देखिए यहाँ पे तो स्ट्रक्चर ही पूरा चेंज हो गया। एक ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो एक फाइब्रस प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई, तो इसको डीनेचुरेशन कहते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो अंडा होता है जब तक वो कच्चा होता है तब तक वो क्या होता है, उसके अंदर लिक्विड पार्ट होता है, तो उसमें प्रोटीन का स्ट्रक्चर दूसरा होता है। लेकिन जब आप उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उसके अंदर जो है भाग जो है वो सॉलिड हो जाता है, यानी ठोस हो जाता है। तो वहाँ पर भी जो नेचर है वो क्या हो गया, प्रोटीन का चेंज हो गया। कच्चे अंडे के अलग फ़ायदे होते हैं इसीलिए, और पके हुए अंडे यानी कि उबले हुए अंडे के फ़ायदे अलग, दोनों के फ़ायदे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसी वजह से, क्योंकि उनके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है उनमें डीनेचुरेशन हो जाता है, विकृतीकरण आ जाता है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप पूछ लेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।